हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन की फुल डिटेल हमने डिस्कस की थी फर्स्ट पार्ट में, टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। उसके बाद हमने फिर स्टोमेटा को स्टडी किया, उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी किया। ये सब आपको पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें मिलेगा सारा का सारा डेटा। सेकेंड लेक्चर में हमने जो मैकेनिज्म है स्टोमेटल मूवमेंट का वो स्टडी किया था, कौन कौन से मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं, जो थ्योरीज जो हाइपोथेसिस दी गई थी। एक स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस थी, फिर स्टीवर्ट्स आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए थे उसमें, उस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दिया था जो सायरे ने दी थी। उसके बाद स्टीवर्ट ने कुछ चेंजेस करके एक न्यू हाइपोथेसिस जनरेट की थी, फिर उसके हाइपोथेसिस को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया था फर्दर। ठीक है, फिर हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट था पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन। ठीक है, फाइनली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट ने हमारी बहुत हेल्प की ये एनालाइज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि प्रॉपर मैकेनिज्म स्टोमेटा जब ओपन होगा और क्लोज होगा, ओपन एंड क्लोजिंग के टाइम पे स्टोमेटा किस टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कैसे वो ओपनिंग करता है और कैसे स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है। चलिए आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन कॉन्सेप्ट को। स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले दिया था लेविट ने। लेविट एक साइंटिस्ट थे, 1974 में उन्होंने अपना ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आइडिया उन्होंने दिया था, इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट जो था वो दो साइंटिस्ट थे, रैशकी और बॉलिंग। ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1975 में रैशके और 1976 में हमारे ये साइंटिस्ट थे बॉलिंग, इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया और एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इसके नाम से समझो, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मीन्स यहाँ पर जो आयंस होंगे, जो थ्योरी है सारी की सारी किस पे बेस्ड है, इन आयंस के ट्रांसपोर्ट पर। साथ में हॉर्मोन्स का रेगुलेशन है, मीन्स हॉर्मोन्स भी कहीं ना कहीं यूज होंगे। ठीक है, तो कैसे हॉर्मोन्स और कैसे पोटेशियम आयंस इन स्टोमेटा की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जब साइंटिस्ट ने गार्ड सेल को स्टडी किया, फुल डिटेल में एनालाइज किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक माइक्रो मेथड को यूज किया। जैसे उन्होंने जो यूज किया था वो था इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइजर। इस मेथड को उन्होंने क्यों यूज किया, ताकि वो गार्ड सेल को, इंडिविजुअल गार्ड सेल को क्या कर सके, एनालाइज कर सके। ठीक है, उसको एनालाइज करके उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। उन्होंने बताया कि जब लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, है ना। स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो किसकी हेल्प से हुई है, जब पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट हुआ है। किसका ट्रांसपोर्ट हुआ है, पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट हुआ है। और कहां से कहां होगा, होगा तो गार्ड सेल्स में, लेकिन वो आएंगे कहां से, एपिडर्मल सेल से। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स या फिर आप उनको बोल सकते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्लियर है, ये नोटिस किया गया जब उन्होंने गार्ड सेल को माइक्रो एनालाइजर की हेल्प से एनालाइज किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन हो गए। ठीक है, लेकिन उसकी ओपनिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसने प्ले किया, इन पोटेशियम आयंस ने। और ये कैसे ऑब्जर्व किया कि जो पोटेशियम आयंस है वो गार्ड सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, कहां से, एपिडर्मल सेल से। ठीक है, फिर फर्दर देखा गया कि जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। क्या है ये, एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, अब एनर्जी कहां से मिलेगी,
एटीपी मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे? रेस्पिरेशन के थ्रू आएंगे। जो प्लांट में होगा, प्लांट में मेनली कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, वहां से एटीपी आएंगे और यहाँ पर हेल्प करेंगे। लेकिन जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, वहां पर इन एटीपी मॉलिक्यूल्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की, वो क्या इन्वॉल्व करती है? पर्टिकुलर हॉर्मोन्स होंगे जो क्या करेंगे? स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। पोटेशियम ट्रांसपोर्ट को कहाँ डिस्कस किया गया? जब स्टोमेटा की ओपनिंग होनी है और जब स्टोमेटा को क्लोज रहना है, तब वहां पर किसका रोल प्ले होगा? हॉर्मोन्स का। अब हम इसी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, सेम वही रहेगा लाइट में और डार्क में। इन लाइट में क्या होगा और इन डार्क कंडीशंस में क्या होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको पता है लाइट में क्या होगा? जितना भी स्टोर्ड स्टार्च होगा वो क्या हो जाएगा? उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब यहां पर समझना, वहां पर तो स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर फर्दर उसे की हाइड्रोलिसिस दिखाई गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्च है उसका ब्रेकडाउन होगा एक 3 कार्बन कंपाउंड में, 3 कार्बन कंपाउंड, और उसका नेम होगा पैप। पैप इज फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। क्लियर है? स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड उन्होंने बनाए हैं, और ये सब किसकी प्रेजेंस में हुआ है? ब्लू लाइट्स की प्रेजेंस में। क्लियर? 3 कार्बन कंपाउंड बन गया और उस 3 कार्बन कंपाउंड का नेम क्या है? पैप, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब ये जो फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड है, अब आपको पता है कि लाइट के प्रेजेंस में CO2 को क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है, तभी वो फूड की सिंथेसिस करते हैं। तो ये पैप जो है, ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उस कंज्यूम्ड CO2 को यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे, और फाइनली हमें एक 4 कार्बन कंपाउंड दे देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर जो एंजाइम रोल प्ले करेगा वो क्या होगा? पैप कार्बोक्सिलेज। और जो पीएच होगी यहाँ पर वो क्या देखने को मिली? बहुत ही हाई। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पीएच है गार्ड सेल्स की वो हाई क्यों हुई है? पिछले हमने कॉन्सेप्ट में, हाइपोथेसिस में देखा था कि वहां पर CO2 क्या हो रही थी? कंज्यूम हो रही थी फोटोसिंथेसिस में, उसकी वजह से गार्ड सेल्स की पीएच क्या कर रही थी? राइज कर रही थी। एक ये रीजन भी हो सकता है। अब जो हाई पीएच है वो क्या होगी? यहाँ पर पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को कैटेलाइज करेगी, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो नेक्स्ट, जो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, अब ये क्या होगा? फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। ठीक है, मैलिक एसिड अब एज इट इज तो नहीं रह सकता, अब इसको भी क्या करना है? फर्दर डिसोसिएट होना है, कुछ ना कुछ तो ये भी बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? इसने डिसोसिएट होके बनाया मैलेट आयंस, जो कि क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन आयंस। ये कहां पर है? गार्ड सेल्स में। क्लियर? मैलिक एसिड डिसोसिएट हुआ है किसमें? मैलेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में, और ये कहां पर प्रेजेंट है? गार्ड सेल्स में। नेक्स्ट फिर जो प्रोटॉन्स हैं, जो ये हाइड्रोजन आयंस हैं जो गार्ड सेल्स में प्रेजेंट हैं, ये क्या होंगे? अब ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा इनका। गार्ड सेल से कहां जाएगी कोई भी चीज? एपिडर्मल सेल्स में जाएगी। ठीक है, अब कौन जा रहे हैं? ये प्रोटॉन्स जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस जा रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा? बाहर से, यहां से जो पोटेशियम आयंस होंगे वो कहां जाना स्टार्ट कर देंगे? इन गार्ड सेल्स में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। पोटेशियम आयंस कहां पर आ गए? गार्ड सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो गए, और हाइड्रोजन आयन जो गार्ड सेल में प्रेजेंट थे वो कहां पर ट्रांसपोर्ट हो गए? इन एपिडर्मल सेल्स में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब यहां पर जो ये ट्रांसपोर्ट हुआ है, ये जो आयन का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयन
एक्सचेंज प्रोसेस। क्लियर? ये हो गई, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस जो है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने लगे। ठीक है, अब फाइनली जो पोटेशियम आयंस हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे मैलेट आयन से। अब आपको पता है पोटेशियम आयन अंदर जा रहे हैं गार्ड सेल के, गार्ड सेल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, मैलेट आयंस प्रेजेंट है। तो ये मैलेट आयंस क्या करेंगे, इन पोटेशियम आयंस को बैलेंस करके रखेंगे। ठीक है, बैलेंस कर दिया। उसके बाद क्या होगा, कुछ क्लोराइड आयंस होंगे वो भी साथ में एंटर कर जाएंगे गार्ड सेल्स में, ताकि वहां की पीएच जो है वो क्या रहे, मेंटेन्ड रहे, क्लोराइड आयंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन पोटेशियम जो हुआ है यहां पर एक्सचेंज, ये जो प्रोसेस हुई है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। हमने बात की थी ना कि ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, जो स्टोमेटा की ओपनिंग होगी है ना, तो ये जो एक्सचेंज जो प्रोसेस है वो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। ये किसको यूज करेगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स कहां से आएंगे, रेस्पिरेशन से आएंगे या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन से आएंगे। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल मिल गए इसको, इसीलिए इसको क्या बोला है, एक्टिव प्रोसेस है। इस एटीपी को यूज करेगी, वहां से एनर्जी लेगी, ये वाली। क्लियर? उसके बाद देखो, अब जो कॉन्सेंट्रेशन है पोटेशियम आयंस की, मैलेट आयंस की, अब वो क्या हो जाएगी, जो गार्ड सेल्स हैं वहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मैलेट आयन, पोटेशियम आयंस जो हैं वहां पर है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइनली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कहां पर, गार्ड सेल्स में इंक्रीज हो गई। ठीक है, इससे क्या होगा, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो क्या हुआ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल था वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब वाटर पोटेंशियल यहाँ का डिक्रीज हो गया है गार्ड सेल्स का, तो उससे क्या होगा, अब गार्ड सेल्स में क्या होगा, सराउंडिंग सेल से वाटर जो है इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर अपने हायर पोटेंशियल से क्या करेगा, अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, है ना। फाइनली गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की इनकमिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे वो एंटर करेगा, फाइनली जो स्टोमेटल पोर्स होंगे, अब जो गार्ड सेल्स हैं उसे वाटर आना स्टार्ट हो गया, तो फाइनली ये क्या हो जाएंगी, स्वेल करने लग जाएंगी। और जैसे ही ये स्वेल करेंगी तो फाइनली जो स्टोमेटल जो पोर हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर आपको पता चल गया ना कि मैलेट आयंस यहां पर यूज हुए हैं, तो इस थ्योरी को हम कई बार मैलेट आयन थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैलेट आयंस जो है वो भी रोल प्ले करते हैं। क्लियर है ये वाला पोर्शन, लाइट मैकेनिज्म, लाइट में वो कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं डार्क फेज। इन डार्क में वो कैसे करेगा, अब लाइट के प्रेजेंस में CO2 को वो कंज्यूम कर रहा था, है ना। अब डार्क में क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पीएच रिड्यूस होगी, ठीक है। पीएच के रिड्यूस होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा यहां पर, देखो पीएच क्या हो गई, लो हो गई, वाटर की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, फाइनली क्या करेंगे, ये ऐसी एक कंडीशन जनरेट कर देंगे जिसकी वजह से एक हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, एक हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, एक्टिवेट कर दिया। कंडीशंस ही ऐसी बन गई हैं वहां पर, लो पीएच का बनना, वाटर की शॉर्टेज हो जाना। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया एक इनहिबिटर हार्मोन को। ठीक है, इनहिबिटर हार्मोन को क्या किया है, एक्टिवेट किया है, और वो हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब ये बिलीव किया जाता है कि जो ये एब्सिसिक एसिड है, ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, गार्ड सेल की मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है ये। ठीक है, एक्ट करेगा वहां पर, और जो कैल्शियम आयन चैनल्स होंगे उनको क्या कर देगा, ओपन कर देगा।
यहाँ पर देखो कोई पोटेशियम आयन चैनल ओपन नहीं हुआ है, कौन सा चैनल ओपन हुआ है? कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुआ है। किसकी वजह से? इस इनहिबिटर हार्मोन की वजह से। ये इनहिबिटर हार्मोन ने क्या किया? गार्ड सेल की मेम्ब्रेन पे एक्ट किया और फाइनली जो कैल्शियम आयन चैनल था उसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। फाइनली अब जो कैल्शियम आयंस होंगे वो क्या करेंगे? गार्ड सेल में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? जो यहाँ पर ये जो है इनहिबिटर हार्मोन है, इसने स्टॉप कर दिया। जो हमारा ये था, इसमें एटीपी डिपेंडेंट जो प्रोटॉन पंप था पोटेशियम आयंस वाला, उसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, पोटेशियम एंड वाटर जो है वो क्या होंगे? यहाँ पर लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो लीकेज कैसे होगी? देखो, जो एब्सिसिक एसिड है उसने क्या किया? स्टॉप कर दिया एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप को। मींस आपके जो पोटेशियम अपटेक हो रहा था उसको क्या किया है? पोटेशियम अपटेक को इन्होंने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, बाय चेंजिंग द डिफ्यूजन एंड परमेबिलिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। जो गार्ड सेल्स थे उनके डिफ्यूजन और उसकी परमेबिलिटी को चेंज कर दिया है, सो दैट जो पोटेशियम आयंस और जो वाटर है वहां से लीक करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, पोटेशियम आयंस भी लीक हो जाएंगे, वाटर भी वहां से लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब गार्ड सेल से वाटर का लॉस होगा तो जो टर्गर होगा वो भी क्या हो जाएगा? वहां पर टर्गर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। फाइनली अब वाटर का लॉस हो रहा है तो जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या करेंगी? श्रिंक कर जाएंगी। श्रिंक करने के बाद वो क्या करेंगे? स्टोमेटल, जो स्टोमेटल पोर हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? ये सिर्फ ऐसे एक तरह से उन्होंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। क्लियर मैकेनिज्म तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि जो स्टोमेटा की क्लोजिंग है वो एक्चुअल में होती कैसे है। ये एक बेसिक सा आइडिया उन्होंने दिया था कि इस तरह से जो इनहिबिटर हार्मोन है वो क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गार्ड सेल की मेम्ब्रेन की। देखो, डिफ्यूजन, उसकी परमेबिलिटी, जो एबिलिटीज हैं उन्हीं को ये चेंज कर दिया उसने, है ना, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयन चैनल है वो एक्टिवेट हो गया उनका। जैसे वो एक्टिवेट हुआ तो गार्ड सेल से वाटर की लीकेज होनी स्टार्ट हो गई। पोटेशियम आयन जो अपटेक होना था अब वो नहीं हुआ है, पोटेशियम आयन भी वहां से लीक होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से जो टर्गर था वो भी वहां पर रिड्यूस हो गया। फाइनली जो स्टोमेटा थे, पोर्स थे, वो क्या हो गए? क्लोज हो गए। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, ये एग्जाम में जरूर आती है। इसको आप एक बार अच्छे से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो किसको अफेक्ट करेंगे? ट्रांसपीरेशन की रेट को। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो होगा टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर आपको मैंने लास्ट इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब हम स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डिस्कस कर रहे थे, वहां पर कि टेम्परेचर अपना क्या रोल प्ले करता है। यहाँ पर भी सिमिलर सा ही होगा कि जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो क्या होगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसपीरेशन की रेट जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और फाइनली स्टोमेटा यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। लेकिन लिमिट्स आपको पता है कि कितनी लिमिट के टेम्परेचर तक ही ओपन हो सकता है और कितने टेम्परेचर को बढ़ाने से या कम करने से स्टोमेटा क्लोज होंगे, वो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है, सेकंड फैक्टर है लाइट। लाइट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को। ठीक है, लाइट जो है अगर आप कंटिन्यूसली लाइट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होगा ना। अब टेम्परेचर का आपको पता है ये वाला सेम फैक्टर रहेगा। ठीक है, ये भी अफेक्ट करती है। सेकंड, जो लाइट जो है वो क्या करती है? स्टोमेटा की ओपनिंग में भी हेल्प करती है ना, तो ये इस तरह से अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी।
अब एटमॉस्फेयर जितना ह्यूमिड होगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ फैक्टर आएगा हमारा विंड वेलोसिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर विंड वेलोसिटी हाई है, ठीक है, अगर ये हाई है विंड वेलोसिटी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो ट्रांसपीरेशन को क्या कर देगी, ट्रांसपीरेशन रेट को वो कम कर देती है। बहुत सारे केसेस में इसको नोटिस किया गया है कि अगर विंड वेलोसिटी ज्यादा है तो ट्रांसपीरेशन का रेट कम देखने को मिला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो अगर विंड अपनी हाई वेलोसिटी पे चलेगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर को वो क्या कर देगी, लो कर देगी। अब लो टेम्परेचर से क्या होगा, फिर रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी कम हो जाएगी, है ना। यहाँ पर हमने किया है ना डिस्कस। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप लो कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो जो डेंसिटी होगी एनवायरनमेंट की वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, वो अगर रिड्यूस होगी तो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, मोर रैपिडली वो क्या करेंगे, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट्स करने हैं, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। फैक्टर्स जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कैसे अफेक्ट करेंगे, पहले आपका टेम्परेचर आएगा, फिर लाइट कैसे अफेक्ट करती है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करेगी, विंड वेलोसिटी कैसे करेगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल वाटर अवेलेबल है नहीं है, इस पर भी बहुत सारे प्लांट डिपेंड करते हैं कि उनको ट्रांसपिरेशन करनी है नहीं करनी है। अगर सफिशिएंटली वाटर उसको अवेलेबल नहीं है प्लांट को, तो वो ट्रांसपिरेशन कैसे करेगा, उस केस में वो अपने स्टोमेटा को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर का वहां से लॉस ना हो। ठीक है, और अगर अबंडेंटली अवेलेबल है सॉइल वाटर, उसको एक्सेस में मिल रहा है, तो ट्रांसपिरेशन को वो फॉलो करेगा। ठीक है, ये सब तो फैक्टर्स थे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। अब हम बात करेंगे कुछ इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में अब देखो लीफ आएगी, है ना। देखिए लीफ है, लीफ का एरिया हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। लीफ की स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा उसने मॉडिफिकेशंस की हैं सरवाइव करने के लिए या ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए, है ना। तो उन सबको हम इंटरनल फैक्टर्स में कंसीडर करते हैं। क्लियर। सबसे पहले अगर हम लीफ के एरिया की बात करें, एक हमारे पास बड़े साइज की लीफ है और एक हमारे पास छोटे साइज की लीफ है। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन करने के लिए कितना सारा एरिया अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के लिए बहुत कम एरिया अवेलेबल है। तो लीफ का साइज जितना बड़ा होगा ट्रांसपिरेशन का रेट भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे हैं जैसे लीफ की स्ट्रक्चर की हम बात करें। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होगा, कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स होंगे जो रिड्यूस कर देते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। उन एनाटॉमिकल फीचर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस कर देंगे। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे देखो फर्स्ट है यहाँ पर थिक क्यूटिकल ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट पार्ट्स। अगर वो क्यूटिकल लेयर को और भी थिक कर दे तो क्या ट्रांसपिरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसने ये मॉडिफिकेशन ही इसीलिए की है कि वो उसकी लीफ से या प्लांट से ट्रांसपिरेशन ही ना हो पाए। ठीक है, सेकंड उसने जो उसका फीचर देखने को मिला कि कई बार प्लांट्स में हमें वैक्स है या रेजिन है, सुबेरिन है, इन सब की डिपोजिशन देखने को मिलती है ना। सरफेस पे प्लांट के पार्ट्स पे इसकी कॉटिंग भी हम कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स ये क्या करेंगी, जो मेसोफिल सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाएं। अब आपको पता है मेसोफिल सेल्स किसकी होंगी, लीव्स की हो जाएं, और ये क्या हो जाएं, कॉम्पैक्ट हो जाएं, तब भी क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा।
क्लियर। उसके बाद अगर स्टोमेटा जो है उनका नंबर डिक्रीज हो जाए तब भी उस केस में ट्रांसपीरेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली संकन स्टोमेटा अगर प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर भी रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे प्लांट की एज क्या है, क्या प्लांट की एज भी अफेक्ट करती है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को? यस, बिल्कुल करती है। जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो ऑब्जर्व किया गया वो बहुत ही स्लो था। कब? जब वो सीडलिंग की स्टेज पर था, ठीक है, सीडलिंग स्टेज में लेस था, ठीक है। जैसे जैसे मैच्योर होता गया रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन भी उसका क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, और ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो गया जब उसने सेनेसेंस को गेन किया, तब वहां पर एकदम से डिक्रीज हो गया रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्लियर है? ये कुछ फैक्टर्स थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। आई थिंक फैक्टर्स क्लियर हैं सभी को। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये इसका लास्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन का, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपीरेशन की, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, वो यहां पर हम डिटेल में करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। एडवांटेजेस मतलब कि जो ट्रांसपीरेशन है क्या वो प्लांट के लिए नेसेसरी है? तो देखो, जो ट्रांसपीरेशन है मेनली स्टोमेटा के थ्रू होती है, और स्टोमेटा जो है लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब वो स्टोमेटा जो है वो मेनली किसके लिए यूज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं ना। तो यहाँ पर जो ट्रांसपीरेशन है यहाँ पर स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, लेकिन ये सिग्निफिकेंस कैसे शो कर रहा है, ट्रांसपीरेशन जो है वो एडवांटेजेस कैसे है प्लांट के लिए? फर्स्ट तो आपको पता है कि अगर ट्रांसपीरेशन प्लांट फॉलो करता है तो उस केस में उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। प्लांट अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करके रख सकता है। जो मेन या जो इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो ये है। सेकंड, जब प्लांट को मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना है, या आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, वहां पर भी ट्रांसपीरेशन पुल को आप स्टडी करोगे, वो कैसे हेल्प करता है और कैसे वाटर जो है मूव करता है टुवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो वहां पर डिटेल में आएगा। तो जो ट्रांसपीरेशन है वो यहाँ भी हेल्प करता है। मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना है सॉइल से, वहां पर भी ट्रांसपीरेशन पुल हेल्प करेगा, ठीक है। फिर ये कंट्रोल भी करके रखता है वाटर की एब्जॉर्प्शन की रेट को। ट्रांसपीरेशन की हेल्प से जो रेट है वाटर एब्जॉर्प्शन की इनसाइड द प्लांट, ठीक है, इन प्लांट, वो भी क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है। किसकी हेल्प से? ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। देखो है ना काफी सारे बेनिफिट। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। फिर भी देखो, अब एक चीज नोटिस करना आप सभी कि ट्रांसपीरेशन के एडवांटेजेस हैं, ठीक है, अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो ट्रांसपीरेशन को फॉलो करना चाहिए प्लांट को। अब उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट फिर भी उसको यूज कर रहा है, ट्रांसपीरेशन को अवॉइड नहीं कर सकता। क्यों? पहले उसके लिए हम डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं और फिर मैं आपको वो रीजन क्लियर करूंगी, ठीक है। यहां पर देखो, जो प्लांट जितना भी वाटर अब्सॉर्ब करता है उसमें से 95% या मैक्सिमम 97% को ही वो क्या करता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस कर देता है, ठीक है, लॉस्ट करता है ना ट्रांसपीरेशन के थ्रू। सिर्फ कितना, 5%, 3 to 5% वाटर को ही वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कंज्यूम करता है। ये आपको सबको पता है। तो देखो कितनी बड़ी डिसएडवांटेज है कि वो इतने सारे वाटर का क्या कर देता है, लॉस कर देता है ना। फिर सेकंड देखो,
जो ट्रांसपीरेशन है उसकी वजह से कई बार प्लांट्स में क्या आ जाएगी, अब इसमें क्या होगा, वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होगा। अब वाटर प्लांट से लॉस होगा तो उस टाइम पे प्लांट को कोई ना कोई इंजरी भी तो हो सकती है ना, डेसिकेशन भी हो सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है ना। ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। कुछ आपने जीरोफिटिक प्लांट्स पढ़े होंगे, जीरोफिटिक प्लांट्स, अब उन प्लांट्स के पास इतना वाटर अवेलेबल ही नहीं है ना, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ट्रांसपीरेशन को किसी ना किसी तरह से हम रिड्यूस कर दें। रिड्यूस करने के लिए उन्हें बहुत सारी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तो कितना हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए ऐसी कंडीशंस में, तो ये इन प्लांट्स के लिए भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। अब बहुत सारे जो डेसिडुअस ट्रीज हैं, ट्रीज, उनको भी क्या करना पड़ता है, ट्रांसपीरेशन को चेक करने के लिए अपने लीव्स को शेड ऑफ करना पड़ता है, शेड करना पड़ता है प्लांट से, ठीक है। फिर जो रैपिड ट्रांसपीरेशन है, कई बार वो भी क्या कर देता है, प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, ठीक है। क्लियर है। देखो अगर एडवांटेजेस हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब देखो डिसएडवांटेजेस कितनी हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रांसपीरेशन को फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो लीव्स हैं उसकी जो स्ट्रक्चर है वहां पर ऑलरेडी स्टोमेटा प्रेजेंट है, और जो स्टोमेटा है उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना, गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक है। इसलिए जो ट्रांसपीरेशन जो होता है, वाटर का लॉस जो होता है इन स्टोमेटा के थ्रू, उसको ये अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो ट्रांसपीरेशन है वो क्या है, अनअवॉइडेबल है, क्यों, बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स, उसकी वजह से, क्योंकि स्टोमेटा तो चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि गैसेस का गैस जो है उनका एक्सचेंज करना है, फोटोसिंथेसिस में भी करना है, रेस्पिरेशन में भी करना है। तो जो लॉस ऑफ वाटर होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको यहाँ पर अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, वो साइंटिस्ट थे कर्टिस, कर्टिस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसपीरेशन को कैसे डिफाइन किया, इन 1926 उन्होंने ट्रांसपीरेशन को डिफाइन किया है एज ट्रांसपीरेशन एज ए नेसेसरी एविल। ट्रांसपीरेशन जो है वो अनअवॉइडेबल फीचर है, इसलिए ये जो साइंटिस्ट थे कर्टिस, इन 1926 उन्होंने ट्रांसपीरेशन को डिफाइन कर दिया एक सिंगल लाइन में, ट्रांसपीरेशन एज ए नेसेसरी एविल फॉर प्लांट। आई होप ट्रांसपीरेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।